हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एडू एआई पे। आज का हमारा वीडियो सेशन सोशल साइंस क्लास 9 ज्योग्राफी और सिविक्स पे बेस्ड होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि सेक्शन बी, सी और डी के रिलेटेड होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल पार्ट 1 में हमारा सेशन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने कल रिवीजन किए थे। आज भी क्विक रिवीजन के लिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वन बाय वन कमेंट करके आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो यार, और आवाज क्लियर मेरी आ रही है नहीं जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो सेशन के स्टार्ट होने से पहले मैं, जैसा कि हर बार, कुछ अच्छे सुविचार लेकर के आप लोगों के सामने आता हूं। आज भी ऐसे ही कुछ सुविचार लेकर के आया हूं। आई होप आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। और स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट मैसेज कि आज हमारा सोशल साइंस क्लास 9 का आखिरी रिवीजन है। आने वाले सेशंस में हम और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेकर के आएंगे। आज सोशल साइंस का आखिरी लेक्चर होने के नाते आप लोगों के साथ मुझे बड़ा मजा आया। जितने भी सेशन हमने सोशल साइंस को लेकर के किए हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी, उन सभी सेशंस में आप सभी लोगों ने खूब सपोर्ट किया है और मुझे काफी मजा आया है आप लोगों के साथ। आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइए कि हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेशन में जुड़ नहीं पाए हैं, आज सोशल साइंस का आखिरी सेशन है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें ताकि आज के सेशन में सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पाए और आज के सेशन का फायदा उन सभी को मिल पाए। स्टार्ट करने से पहले एक श्लोक है, नास्ति विद्या समम चक्षुः। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका कहता है, देयर इज नो विजन इक्वल टू नॉलेज। मतलब ज्ञान, नॉलेज के समान कोई भी दृष्टि या विजन होता नहीं है। नॉलेज से बड़ा कोई विजन नहीं, कोई दृष्टि नहीं होता, ये ध्यान रखना। गेन नॉलेज करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए सेशन की अब हम शुरुआत करते हैं। सेशन के शुरुआत में ही पहला क्वेश्चन गुजरात से रिलेटेड है, और ये बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा शायद आप लोगों के लिए, बट मैं अपने ऑफलाइन सेशंस में बच्चों को ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं और कहता भी हूं कि इसकी तैयारी रखें। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। ये ज्योग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है, देयर इज लेस रेन इन गुजरात। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि गुजरात में लेस रेन क्यों है, मतलब कम बारिश यहाँ क्यों होती है। आंसर है, वन ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द अरबियन सी ब्रिंग्स रेन टू गुजरात। देखो यहां पर डायरेक्शन के साथ बता रहा है कि गुजरात में बारिश लाने के लिए कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो है वहां से विंड ब्लो करती हुई, मतलब बहती हुई आती है फ्रॉम द अरबियन सी एंड ब्रिंग रेन टू गुजरात। ध्यान रखना, ये जो मानसूनी विंड्स होती हैं जो साउथ वेस्ट से आती है, अरबियन सी से होते हुए गुजरात में ये हवा यानी मानसूनी विंड्स लेके आती है, जिस वजह से गुजरात में बारिश होती है। नाउ दीज विंड्स आर वीक एंड आल्सो कंटेन लेस ह्यूमिडिटी। ये जो हवाएं अरबियन सी से होते हुए गुजरात तक आती है, ये काफी लेस ह्यूमिड होती है। इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स काफी कम होते हैं। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज, in this part of Gujarat there are no high mountains or dense forests, so there are least chances for condensation and that is why Gujarat gets less rain। ध्यान रखना, साउथ वेस्ट मानसून विंड जो कि अरबियन सी से होते हुए गुजरात आती है, गुजरात आने के साथ गुजरात में कोई भी ऊंचा पहाड़ या डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल नहीं है। घना जंगल नहीं है, दैट इज वाई ये जो मानसूनी विंड्स आती हैं वो गुजरात में बारिश नहीं लाती है। आप सभी लोगों ने साइंस में कंडेंसेशन पढ़ा होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस होते हैं वो वाटर के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, इंटर कन्वर्जन उनका होता है। ये जो हवाएं होती है ये एक तरीके का गैसियस मॉलिक्यूल लेके आती है, बट चूंकि डेंस फॉरेस्ट और ऊंचे ऊंचे अल्टीट्यूड के माउंटेन न होने की वजह से इन हवाओं का वाटर मॉलिक्यूल में इंटर कन्वर्जन नहीं हो पाता। दैट इज वाई गुजरात में
बारिश भी काफी कम होती है। सो वन ऑफ द मेजर कॉज डेंस फॉरेस्ट का नहीं होना एंड द अनदर कॉज ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स का भी नहीं होना। सो दीज आर टू रीजंस जिस वजह से गुजरात में बारिश कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, गिव रीजन। आपको रीजन देना है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ऐसा क्यों? एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार जंगल जहां पे ह्यूमिडिटी मॉइस्चरिटी बहुत ज्यादा रहती है, साल के कई महीनों और हफ्तों तक वहां बारिश रहता है, ऐसे फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ध्यान रखना जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स वो इंडिया के लगभग सभी एरियाज में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और क्या क्या रीजंस हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। ध्यान रखना हॉट और ह्यूमिड रीजन में ज्यादा आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नाउ वेयर एनुअली रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर, जहां पे सालाना 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, उन रीजन्स में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स फुल्ली इन एनी सीजन। ध्यान रखना इन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो टोटली शेडेड नहीं होते हैं, सीजन वाइज ये अलग अलग समय पर बदलते रहते हैं। हेंस दे रिमेन ग्रीन throughout the years and are known as evergreen forest। क्योंकि जो पत्ते लगातार शेडेड नहीं होते, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं, तो यहाँ के जो जंगल होते हैं या पेड़ होते हैं हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। दैट इज वाई इसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। हमेशा हरा भरा रहता है, सदाबहार रहता है। इन अदर वर्ड्स, सिंस द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स fully in any season, these forests do not see autumn season। सेम चीजें यहाँ पर रिपीट की गई है कि ऑटम सीजन यहाँ पर सीजन वाइज नहीं होता है, हमेशा नए पत्ते यहाँ आते रहते हैं, पत्ते यहाँ हरे भरे होते हैं, इसलिए हम इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। जंगलों की कटाई के क्या क्या डिस्ट्रक्शंस या क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, नेचर और ह्यूमन लाइफ पे उसका क्या इंपैक्ट होता है, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज सेवरल एडवर्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। कुछ एडवर्स और साथ ही हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं डिफॉरेस्टेशन का। नाउ क्या क्या हमें देखने को मिलता है? सो डिक्रीज रेनफॉल। आप इन सभी को, मैंने यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में वर्ड टू वर्ड चीजें लिखी है, आप इसको सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। नाउ डिक्रीज रेनफॉल, उसके बाद ड्रॉट यानी सुखाड़ भी आता है। ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा रीजन है आपका फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हवा को क्लीन रखते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं और बारिश वगैरह भी लेकर के आते हैं। इससे पूरा जो साइकिल है क्लाइमेट का वो बराबर चलता है। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस एक तरीके की गैसेस होती हैं, ऐसी गैसेस होती हैं जो कि नेचर को काफी हार्मफुल होती है। हार्मफुल मतलब काफी नुकसानदायक होती है। एडवांसिंग डेजर्ट, ध्यान रखना डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से डेजर्ट भी एडवांस होते हैं, मतलब डेजर्ट भी बहुत तेजी से फैलते हैं और जो फर्टाइल मिट्टी है उसे इनफर्टाइल भी करते हैं। लॉस हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों और पक्षियों के रहने के लिए जो घर होते हैं, नेचुरल जो उनके लिए घर है, जंगल डिस्ट्रक्शन यानी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की वजह से वो भी अपना नेचुरल हैबिटेट खो देते हैं एंड एटसेट्रा आर सम ऑफ दिस इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स है, आपको बिल्कुल सेंटेंस बना करके टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ध्यान रखना चूंकि जीएससीबी टेक्स्ट बुक है, गुजरात बोर्ड में आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, वेस्टर्न जो आपके स्टेट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन बनता है या वेस्टर्न इंडिया के स्टेट से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली चीज अगर ये क्वेश्चन बने तो आपको वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स के नाम लिखने, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र वगैरह है। तो दीज आर सम स्टेट्स जो कि वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। इन सभी स्टेट के छोटे छोटे बिल्कुल फूड हैबिट्स बताने हैं, ड्रेसिंग्स बताना है, ड्वेलिंग बताना है, फेस्टिवल्स बताने हैं, फेयर्स बताने, लैंग्वेजेस वगैरह बताना है और जो ट्रेडिशनली ये सारी चीजें मतलब यहाँ के जो लोग हैं, स्टेट्स के लोग हैं जो फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एक्सप्लेन करनी है। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने सिंपली लेकर के आया हूं। सो
शुरू करते हैं। मेजर स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया आर राजस्थान। वेस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स का नाम आपको लिखना है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। ऑल्सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली। ये यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड होता है। पंजाब और हरियाणा मैंने जो कहा वो थोड़ा सा नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, तो आप अगर वो नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, बट दीज आर सम स्टेट्स, ये ध्यान रखना है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज। पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया सेलिब्रेट, ध्यान रखना वेस्टर्न इंडिया के लोग कौन कौन से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, दशहरा है, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेटीचंद, बुद्ध जयंती एटसेट्रा। तो जितनी छुट्टियां आपको मिलती है, सारे फेस्टिवल्स के, सारी छुट्टियों और त्योहारों के नाम आपको लिख देने हैं। इन वेस्टर्न इंडिया और इंडियन पर्टिकुलरली इन राजस्थान, घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया एटसेट्रा, ये सब एक डांस का फॉर्म है। डांसेस आर परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। होली एंड गणगौर आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फॉर्म। होली और गणगौर भी राजस्थान का बड़ा फेमस फेस्टिवल है। नाउ नवरात्रि, रास गरबा ऑफ गुजरात आर फेमस इन दी वर्ल्ड। रास गरबा जो गुजरात का है वो वर्ल्ड फेमस है, जो कि वेस्ट इंडिया का या वेस्टर्न इंडिया का एक स्टेट है। नाउ गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बच्चों काफी फेमस है। पहली बार गणेश चतुर्थी को पब्लिकली करने में महाराष्ट्र और महाराष्ट्रियंस का काफी बड़ा योगदान रहा है। शिवरात्रि इन उज्जैन, बड़ा फेमस है शिवरात्रि उज्जैन का। उज्जैन भोले की नगरी या शंकर की नगरी भी कहते हैं हम, जो कि मध्य प्रदेश में है। आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम। लावनी डांस ऑफ राजस्थान इज वेरी फेमस। राजस्थान की आई एम सॉरी महाराष्ट्र की जो लावनी डांस होती है वो तरह तरह के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वगैरह में परफॉर्म करते हैं, वो काफी फेमस है। आप यूट्यूब वगैरह पे जाकर के लावनी डांस देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत डांस होता है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो भारत जो है एक सेक्युलर देश है, बिना किसी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन के सारे फेस्टिवल्स हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। सो बड़ा इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, और काफी बार पूछा जाता है बच्चों में, 5 स्टार लगा देता हूं, जरूर इसकी तैयारी रखना। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1960s के डिकेड्स में हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में ये हुई थी और अप्लाई जो है वो 66 के आसपास हुआ था, ऐसा कहते हैं। मतलब 1960 से इसकी पॉलिसी मेकिंग का काम, इंप्लीमेंटेशन का काम शुरू हो गया था। इंदिरा गांधी की सरकार तब तक आ गई थी, और उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री वगैरह भी थे कांग्रेस के। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का एक मेजर पर्पस था कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए। आजादी के बाद मैंने पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड कवर किया था ऑफलाइन बैच में, कि आजादी के बाद कैसे हम सेल्फ रिलायंट ना होकर के दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे, ताकि दूसरे देश हमें डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स, अनाज, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए। सो भारत बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड फेस कर रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ग्रीन रिवॉल्यूशन का बच्चों ये पर्पस था ताकि हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करके और ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ा सके। सो कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर दिए हैं। द रिमार्केबल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, मेनली व्हीट एंड पैडी। ध्यान रखना, गेहूं और चावल के प्रोडक्शन बढ़ाना था, ये एक मेनली क्रॉप था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी इन एग्रीकल्चर ड्यू टू फैक्टर्स सच एज हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करके लेबोरेटरी में हम अलग अलग हार्मोनल इंजेक्शन दे करके और हाइब्रिड सीड्स को यूज कर रहे थे ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, ट्रैक्टर का यूज करना, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करना, ट्यूबवेल्स का यूज करना, ठीक है। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स है, पाउडर या पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है, इरिगेशन फैसिलिटीज देना, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट and tremendous enthusiasm of farmers etc is called the green revolution। तो ये सारे मैंने बिल्कुल वर्ड में चीजें लिखी हैं, आपको सेंटेंस बना करके बिल्कुल लिखना है, ठीक है। सो बड़ा आसान है, आपको ध्यान रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? बड़ा आसान और बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार बनता है। नेचुरल फार्मिंग मींस केमिकल फ्री ट्रेडिशनल फार्मिंग। ध्यान रखना, नेचुरल फार्मिंग में हम किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं करते हैं, ताकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नेचुरल फ्रेग्रेंस में, नेचुरल टेस्ट में और सारे विटामिन वगैरह के साथ ग्रोथ कर सके, ये ध्यान रखना है। इससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह भी नहीं होते हैं। बैच में मैंने सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई हुई थी। सो इट इज नोन एज नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग मींस एग्रो इकोलॉजी बेस्ड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम होता है जिसमें हम
जिसमें हम काउ डंग वगैरह का यूज करते हैं, काउ यूरिन का यूज करते हैं, बटर मिल्क का यूज करते हैं, नीम सॉल्वेंट का यूज करते हैं, और कई तरीके की जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह है, उसके बाद फ्रूट के जो पील्स वगैरह छिलके होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं एक जगह इकट्ठा करके और उस वेस्ट से हम तैयार करते हैं कंपोस्ट, यानी कि एक तरीके का खाद, और उसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं ताकि नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्लांट्स को अपनी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस में या फिर टेस्ट में हम ग्रोथ करवा सकें। ठीक है, चलिए इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह नेचुरल फार्मिंग करते हैं, घर पे ही नेचुरल फार्मिंग करते हैं और कई हद तक अपनी कंजप्शन के लिए जो चीजें हैं वो खुद उगाते हैं, और बहुत जरूरी भी है। व्हेन वन शुड नॉट टेक अ यू टर्न, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार बना जाता है। नाउ नेवर टेक यू टर्न एट द प्लेस और प्लेसेस मेंशन बिलो। तो कौन कौन सी जगह पे आपको यू टर्न जनरली नहीं लेना है या लेना है तो देखते हैं। ठीक है, वेयर यू टर्न इज प्रोहिबिटेड बाय अ रोड साइन और ट्रैफिक सिग्नल। ध्यान रखना, ट्रैफिक सिग्नल जहां प्रोहिबिटेड है मतलब मनाही ही है, वहां पर आपको यू टर्न नहीं लेना है। ऑन बिजी पब्लिक रोड विद कंटिन्यूस ट्रैफिक, ऐसा रोड जहां पे लगातार ट्रैफिक वगैरह रहता है, एक्सीडेंटल चांसेस वहां बढ़ जाते हैं, इसलिए यू टर्न ऐसी जगह पे लेने से बचना चाहिए। ऑन अ मेन रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे, ध्यान रखना मेन रोड, हाईवे या एक्सप्रेसवे पे सडनली यू टर्न वगैरह आपको लेना नहीं है, बड़ी सावधानी बरत करके लेनी है। नाउ क्रॉसिंग सिग्नल और सिंगल और डबल कंटिन्यूस व्हाइट और येलो स्ट्रिप्स, तो ध्यान रखना जब भी क्रॉस करते हैं और इस तरीके के कलर के स्ट्रिप्स आपको देखने को मिले तो सडनली आपको यू टर्न लेना नहीं है। तो ये कुछ साइन होते हैं जिसका ख्याल आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, एडमिशन ओपन है हमारे यहाँ, ऑफलाइन बैच आशीर्वाद स्टडी सर्कल के नाम से चलाया जाता है। अर्ली बर्ड्स बनिए, अपना एडमिशन सिक्योर करवाइए। स्टूडेंट्स लिमिटेड सीट्स है नाउ, गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों हमारे यहाँ चलाए जाते हैं और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस दोनों गिवन है। जरूर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ विजिट कीजिए, क्लास फैकल्टीज से मिलिए, क्लास में फैसिलिटीज क्या क्या है देखिए, और अपना एडमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल सिक्योर करवाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देन सभी बच्चों के हाय आ रहे हैं और कल के सेशन की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, आई होप आप सभी लोग जुड़े रहें और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते रहें, ये हमारा पूरा प्रयत्न है। और जुड़ने के साथ साथ हम रिवीजन सेशन लेकर के आएंगे। चलिए एक्सप्लेन द ट्रेड विंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में बनता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ध्यान रखना ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो बेल्ट होते हैं ना, बेल्ट का मतलब आप लोगों ने इस तरीके से ग्लोब देखा होगा, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक तरीके के प्रेशर की वजह से जो विंड जनरेट होती है वो आपकी ट्रेड विंड कही जाती है। हवा वगैरह क्यों जनरेट होती है? प्रेशर की वजह से, क्योंकि जमीन पे पानी पे डिफरेंट प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है, इस वजह से हवा वगैरह बनती रहती है। ये इसकी अपनी एक साइंस होती है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आपको ये चीज पहले एक्सप्लेन करनी कि ट्रेड विंड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रेशर की वजह से जनरेट होती है। इन पास्ट दीज विंड्स, मतलब बहुत प्राचीन समय में इन विंड्स का, ट्रेड विंड्स का इस्तेमाल किया जाता था ओशियनिक ट्रेड कॉमर्स के लिए, मतलब समुद्री व्यापार के लिए हम इन हवाओं का इस्तेमाल करते थे। सो दे आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, इसलिए हम इन विंड्स को ट्रेड विंड्स कहते हैं, मतलब कि व्यापार करने वाली हवा। सो जिस डायरेक्शन में हवा जाती थी उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड वगैरह करते थे, प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था। दिस विंड्स डिफ्लेक्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटर। ध्यान रखना यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह काम करता है। ये जो विंड होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट मतलब अपनी जगह से खिसकती है, किस फोर्स की वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और ये ब्लो करती है टुवर्ड्स इक्वेटर। इक्वेटर मतलब आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल ये बीच वाला जो होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेशर की वजह से ये जनरेट होती है। कोरियोलिस फोर्स एक फिजिक्स का फोर्स है, उस फोर्स की वजह से क्या होता है? ट्रेड विंड्स जो है वो ब्लो करती है टुवर्ड्स इक्वेटर, मतलब इक्वेटर वाले हिस्से में इस तरीके से बहती है, और इक्वेटर वाले रीजन में जो ट्रेड किया जाता है उस विंड को हम
ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। नाउ एज दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम ओवर लैंड मास दे कंटेन लेस मॉइस्चर। लैंड मास मतलब जमीन वाले हिस्से से अगर ये ब्लो करे तो इसमें मॉइस्चरिटी क्या होती है, काफी लेस होती है, कम होती है। ड्यू टू दिस वास्ट वाटर मास द विंड्स पासिंग ओवर देम एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया। ध्यान रखना, पानी से होते हुए जब ये जमीन की सतह पे आती है तो वहां पे लेस मॉइस्चर होता है, पानी में जब ये रहती है तो मॉइस्चर हाई होता है। हाई मॉइस्चर की वजह से जब ये लैंड मास पे आती है तो ये बारिश के लिए जिम्मेदार, मतलब भारत में रेनफॉल लाने के लिए ये ट्रेड विंड्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल होती है। ड्यू टू दिस a large low pressure area develops over the equator where the trade winds converge. It is called intertropical conversion zone. ध्यान रखना कि लो प्रेशर एरिया जहां डेवलप होता है इक्वेटर के आसपास, जहां पे ट्रेड विंड कन्वर्ज करती है, जुड़ती है, उस एरिया को हम ITCZ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है ट्रेड विंड्स का, वो लो प्रेशर ट्रेड विंड जो है वो इक्वेटर के पास जाकर के और कन्वर्ज होती है, और कन्वर्ज जिस एरिया में होती है उस एरिया या जोन को हम ITCZ के नाम से जानते हैं। द ट्रेड विंड्स राइज अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट। ध्यान रखना, ये जो ट्रेड विंड्स होती है ये ऊपर की तरफ बहती है, करंट के फॉर्म में जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Why is a diversity of vegetation is seen in India? क्यों भारत में वेजिटेशन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? वेजिटेशन का मतलब हम सभी को पता है वनस्पति, है ना, और भारत में क्लाइमेट ही, सीजन ही इतना डाइवर्स है तो वेजिटेशन डाइवर्सिटी तो बट ऑब्वियस हमें देखने को मिलेगी। चलिए फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल वेजिटेशन डाइवर्सिटी के लिए? ना, रिलीफ फीचर, भारत का जो फीचर है ना, ठीक है, वो काफी रिलीफ फीचर है। सो ध्यान रखना कैसे, प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिफाइड रिलीफ फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा। भारत का जो फीचर है, फिजिकल फीचर है, हुलिया जो है भारत का, मैप के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ तरह तरह के माउंटेन्स है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इन सभी की वजह से एक डाइवर्स वेजिटेशन भारत में देखने को मिलता है ना, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप होता है, हम सभी को पता है, और हमारे यहाँ फिजिकल फीचर ही इतना डाइवर्स है तो वेजिटेशन भी काफी डाइवर्स देखने को मिलता है। सो दूसरा फैक्टर है आपका सॉइल। ठीक है, सॉइल क्या है? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सच एज एलुवियल, ब्लैक, माउंटेन, डेजर्ट टाइप्स ऑफ सॉइल। ध्यान रखना, हमारे यहाँ फिजिकल फीचर तो डाइवर्स है ही, साथ में टाइप्स ऑफ सॉइल यानी सॉइल भी काफी डाइवर्सिफाइड है, जिस वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेजिटेशन हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल में कुछ खास तरीके के क्रॉप्स उगते हैं, रेड सॉइल में, एलुवियल सॉइल में, डेजर्ट सॉइल में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेजिटेशंस उगते हैं, इसलिए डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन इंडिया में देखने को मिलता है। नाउ अगली चीज टेम्परेचर है। सो द वास्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कोल्ड हिमालयन रीजन एंड साउदर्न पेनिनसुला ऑल्सो लीड टू वेरिएशन इन वेजिटेशन। ध्यान रखना, इंडिया में नॉर्थ साउथ में टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन हमें इंडिया में देखने को मिलता है। आप अगर बिल्कुल नॉर्थ में जाते हैं तो हिमालय का जो कोल्ड माउंटेन है वहां पे बिल्कुल खास तरीके के वेजिटेशन, आप थोड़ा सा प्लेन रीजन्स में आते हैं वहां टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वहां थोड़ा अलग तरीके के आपको क्रॉप्स वगैरह देखने को या वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। साउथ में जैसे जैसे आप शिफ्ट होंगे वहां का टेम्परेचर क्लाइमेट अलग है, दैट इज व्हाई वहां भी अलग अलग तरीके के वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। डेजर्ट में जाएंगे आप अलग, प्लेट्यूज में जाएंगे आप अलग, ठीक है। तो इस तरीके से इतना डाइवर्स या वेरिएशन क्लाइमेट की वजह से हमें डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन देखने को मिलता है। नाउ चौथा आपका फैक्टर है आइसोलेशन। सो आइसोलेशन में ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ सनलाइट ओवर रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, सो वेजिटेशन ग्रोज फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ मोर रेन एंड आइसोलेशन, द सनशाइन लीड टू वेरिएशन इन वेजिटेशन। ध्यान रखना, इंडिया का फिजिकल फीचर ऐसा है कि किसी इलाके में सनशाइन ज्यादा, मतलब सूर्य की किरणें ज्यादा पहुंचती है, उन एरिया में आप देखना कि वेजिटेशन बड़ा डाइवर्स और बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। जिन एरिया में पर्टिकुलरली सनशाइन या सन की रेज नहीं पहुंच पाती वहां पे थोड़े डिफरेंट तरीके के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। सो ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर एरिया का कितना लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड है, मतलब कितनी हाइट, कितनी ऊंचाई पे वो जगह है, उससे डिपेंड करता है कि सनशाइन कितना पहुंचेगा प्लांट्स तक, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके और कितना ग्रोथ कर पाएंगे। सो आइसोलेशन साथ ही साथ सनशाइन कितना किस एरिया पे पड़ रहा है इस पे रिस्पॉन्सिबल या इस पे डिपेंड करता है कि डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन कैसा होगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अगला और लास्ट पॉइंट है रेनफॉल। क्योंकि भारत में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग तरीके की जो विंड्स होती हैं वो विंड्स आती हैं, किसी इलाके में ज्यादा बारिश, किसी इलाके में कम बारिश। अब जैसे महाराष्ट्र का एक एग्जांपल ले लो, पुणे।
पुणे जो एरिया है वो महाराष्ट्र में मुंबई से ज्यादा दूर नहीं, मुंबई और पुणे में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। स्टिल मुंबई में आप देखोगे तो वहां पर भारी बारिश होती है, लेकिन सेम समय पर पुणे में कम बारिश होती है, क्योंकि पुणे और मुंबई के बीच में एक माउंटेन होता है, मतलब माउंटेन की रेंज होती है, जिस वजह से जो विंड ब्लो करती है वो विंड ब्लो पहाड़ों से टकरा करके और सारा बारिश का पानी मुंबई में छोड़ देती है और पुणे तक वो ब्लो करके पहुंच नहीं पाती है। सो आप देख रहे हैं कि दोनों आसपास की जगह है, बट दोनों का फिजिकल फीचर या दोनों का क्लाइमेट अलग अलग होने की वजह से कैसे दोनों जगह पे रेनफॉल का अमाउंट कम या ज्यादा होता है। ऐसा बहुत जगह पर हमारे रेनफॉल डाइवर्सिफाइड फॉर्म में देखने को मिलता है, इसलिए वेजिटेशन भी हमारे यहाँ काफी डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आप लिख सकते हो। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है, एनालाइज हाउ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूस इट। आपको एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे ह्यूमन और नेचर या ह्यूमन या वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, वो लगातार बढ़ रहा है और कैसे हम इस झगड़े को रिड्यूस या कम कर सकते हैं। कैसे झगड़ा बढ़ रहा है, देखो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, हमारी जो ग्रीड है, ग्रीडी नेचर है भाई, हम ज्यादा से ज्यादा बोन्स एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के बेचना चाहते हैं, उनके नेल्स बेचना चाहते हैं, उनके हेयर, उनके स्किन, उनका टिथ, और न जाने हमारी ग्रीड कहाँ कहाँ तक पहुंची है। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज सुना था कि अफ्रीका के किसी देश में हाथियों को मारा जा रहा है क्योंकि हाथियों के दांत बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही जो वन हॉर्न राइनो है, एक सिंगा गेंडा, उसके भी सींग काट करके और पूरी दुनिया में बेचा जाता है। साथ ही साथ जो आपके टाइगर्स हैं, लायंस हैं, हिरन हैं, इनकी खाल, इनकी स्किन निकाल करके और न जाने दुनिया में कहाँ कहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ऐसे कई जानवर जो है हमारे यहाँ अपने नेचुरल हैबिटेट को खो रहे हैं और एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होने के कगार पे पहुंच रहे हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि जब ये खतरा वाइल्ड एनिमल्स पे मंडराता है तो वो सिटीज में माइग्रेट होते हैं और सिटी में हमारे साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा हो रहा है, और उस भिड़ंत में हम चूंकि ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमारे पास गोला बारूद है, बंदूक है, हम जानवरों को मार रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है जो कि बड़ा बैड कॉन्फ्लिक्ट है। इकोसिस्टम इससे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखना है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस चीज को और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ ह्यूमन ग्रीड एंड कंटिन्यूअसली राइजिंग डेवलपमेंट हैज पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन डेंजर। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को डेंजर में हमारी ग्रीड और हमारी डेवलपमेंट की वजह से लाया जा रहा है, क्योंकि हम लगातार लाखों हेक्टर जमीन के ऊपर जो डेंस फॉरेस्ट है उसे काट रहे हैं और अपना सेटलमेंट बढ़ा रहे हैं। नाउ कटिंग डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट टू पेव वे फॉर डेवलपमेंट हैज रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसी का रिजल्ट है कि वाइल्ड लाइफ अपने नेचुरल हैबिटेट को खो रहे हैं और वो एक्सटिंक्शन की कगार पे जा रहे हैं, मतलब विलुप्त होने की कगार पे। हंटिंग ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स टू ऑब्टेन देयर स्किन, हम हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं एनिमल्स का, बर्ड्स का, टू ऑब्टेन देयर स्किन, मीट, टीथ, हेयर, बोन्स आल्सो रिजल्ट इन देयर लॉस। ये भी एक कारण है जो कि वो खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और विथ राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, मोर एंड मोर कैटल इज नीडेड टू ऑब्टेन मिल्क, ज्यादा से ज्यादा हमें जानवर चाहिए ताकि हम दूध और मांस का कंजप्शन कर सके। एक्सेसिव ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन द ग्रास व्हिच सर्व्स एज अ मेजर रिसोर्स और सोर्स ऑफ फूड फॉर हार्बीवोरस। जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रही है ह्यूमंस की, वैसे वैसे स्टूडेंट्स ज्यादा मिल्क और मीट की डिमांड बढ़ रही है। मिल्क और मीट की डिमांड के लिए जो एनिमल्स हम पालते हैं वो सारे एनिमल्स को हम खाना जंगल काट करके, ग्रेजिंग करवा करके दे रहे हैं, जिस वजह से सॉइल एरोजन हो रहा है, जिस वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और नेचर में न जाने कितनी सारी समस्याएं क्रिएट हो रही। ग्लोबल वार्मिंग में मैं आपको बता दूं एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा रोल है। पूरी दुनिया में ओवर पॉपुलेशन की वजह से मीट और मिल्क की डिमांड बढ़ रही है। मिल्क और मीट की डिमांड बढ़ने के साथ ही एनिमल्स क्या खाते हैं, तो ग्रीन लीव्स या प्लांट्स वगैरह खाते हैं, और इस वजह से पूरी दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन यानी कि जंगलों की कटाई, और जंगलों की कटाई की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिल रहे हैं। नाउ
रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हार्बीवोरस विल डिप्राइव कार्निवोरस। ध्यान रखना, इस वजह से क्या हो रहा है, जैसे जंगल हम काट रहे हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो जंगलों पर डिपेंडेंट होते हैं, जंगल काटने की वजह से हार्बीवोरस एनिमल्स की संख्या डिप्राइव्ड हो रही है, दब रही है, कम हो रही है, और इस वजह से हार्बीवोरस, आपने पूरा फूड चेन पढ़ा होगा, हार्बीवोरस जैसे कम होंगे वैसे कार्निवोरस, कार्निवोरस में समस्या आएंगी वैसे ही ऑमनिवोरस में भी समस्याएं आएंगी। तो ये पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हम सब इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। स्टेप उठाना, अवेयर रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नाउ फ्रॉम गेटिंग देयर फूड, हिंस these carnivorous move out to human settlement। ये कार्निवोरस जो है वो खाने की तलाश में ह्यूमन सेटलमेंट यानी सिटीज वगैरह में आ रहे हैं, और इन सर्च ऑफ फूड मतलब फूड के तलाश में, दे अटैक ह्यूमन, वो ह्यूमंस में हम आए दिन सुनते हैं कि जो लेपर्ड वगैरह है और अलग अलग जो एनिमल्स है वो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, ह्यूमंस के जो पालतू जानवर है उन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं, बच्चों को उठा करके ले जा रहे हैं, गांव शहर में काफी हंगामा जगह जगह पे होता है। ये स्टूडेंट्स रीजन है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का, हमारी ग्रीड का, हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। नाउ सो ऑल्सो दियर डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड, नाउ दस वाइल्ड एनिमल बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूमन रेज एंड लॉस दियर लाइफ। तो जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, वो ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है और ह्यूमंस उन्हें मार दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम उनके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं जब वो हमारे यानी ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं और हम उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करके और उन्हें मार दे रहे हैं। सो ये बड़ा बुरा और एक इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने की प्रक्रिया है। सो इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया द मीनेस मतलब एक तरीके का खतरा ऑफ एलिफेंट्स एंटरिंग इनटू एग्रीकल्चर फील्ड इन सर्च ऑफ फूड हैज इंक्रीज्ड मच। तो ध्यान रखना, ये जो साउथ ईस्ट इंडिया वाला हिस्सा है जहां पर ज्यादातर हमें एलिफेंट वगैरह देखने को मिलता है, उसमें भी यानी एलिफेंट्स में भी उनकी भी प्रजातियों में एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्ति देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लगातार जंगलों को काट रहे हैं। कई हाथियों को तो मैंने देखा कि वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करके और माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, रेल एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो रही है। ये एक भयंकर खतरा मंडरा रहा है इकोसिस्टम पे। Incidences of leopard attacking human has increased in सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। ध्यान रखना, जो लेपर्ड का अटैक है वो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, समय समय पे हम न्यूज भी देखते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम इज सीन फॉर बियर्स इन द फॉरेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट गुजरात। नॉर्थ ईस्ट गुजरात और फॉरेस्ट यानी जंगलों में भी हमें देखने को मिलता है बियर्स वगैरह जो होते हैं, वो भालू जैसे हम कहते हैं। नाउ दिस मेक्स ह्यूमन हेट द वाइल्ड एनिमल्स। ये क्या कर रहा है, तो ह्यूमंस जो कि कंपैशन रखना चाहिए एनिमल्स के प्रति, ह्यूमंस हेट कर रहे हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स जहां उन्हें दिखते हैं वहां पर उन्हें मार दिया जाता है। नाउ सच सिचुएशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट। यही सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है जो कि ह्यूमंस और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। ओवर एंड अबव दिस ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द नेचर। दिस आल्सो डिस्टर्ब्स एंड डिस्ट्रॉय द नेचर, नेचुरल साइकिल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। ध्यान रखना, ह्यूमंस अपनी एक्टिविटी करने की वजह से कार्बन एमिशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से नेचर खतरे में आ रहा है, और नेचर में रहने वाले जितने ऑर्गेनिज्म है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन पे भी खतरा मंडरा रहा है। सो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव टॉपिक है, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। चलिए, आई होप चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो डैम श्योर ले सकते हैं तैयारी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के फूड के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली चीजें एक्सप्लेन करनी है। व्हीट यानी गेहूं इज द स्टेपल फूड ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स का नाम आपको लिखना है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया। सो दीज आर सम स्टेट्स जो कि नॉर्थ इंडिया में है। व्हीट यानी कि जो गेहूं है वो स्टेपल फूड है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ कंज्यूम या खाया जाता है। हम सभी को पता है पंजाब और हरियाणा के लोग तो रोटी और रोटी की बनी हुई काफी चीजें खाते हैं, इवन गुजरातीज भी काफी रोटी का कंजप्शन करते हैं। पीपल ऑफ पंजाब क्वाइट ऑफ्टन ईट तंदूरी रोटी मेड फ्रॉम व्हीट। ध्यान रखना, तंदूरी रोटी का कंजप्शन करते हैं जो कि व्हीट यानी गेहूं से बना होता है। वेराइटीज ऑफ पराठास भी खाते हैं। वेजिटेबल स्पेशली मेड विद पनीर, और सब्जियां भी खाते हैं जो कि बनी होती है पनीर की, स्पेशली पनीर वगैरह की सब्जियां ज्यादा प्रेफर करते हैं। और बच्चों साथ में लस्सी जो कि वेल नोन ड्रिंक है in Punjab and Haryana also. People of Jammu and Kashmir mainly eat rice, meat and fish. ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं ज्यादातर जो उनका स्टेपल फूड है वो राइस है, मीट है और फिश वगैरह है, क्योंकि थोड़ा सा माउंटेन एरिया है और साथ ही साथ कोल्ड एरिया है, ठंडा इलाका है, वहां पे सब्जियां वगैरह इतनी नहीं उगाई जाती डिफरेंट क्लाइमेट होने की वजह से। तो ध्यान रखना, जो ड्रेसिंग सेंस होता है,
साथ ही साथ जो फूड हैबिट्स होती हैं इट्स डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी, क्लाइमेट, ठीक है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना, कि कोई एक धर्म का व्यक्ति है इसलिए वो वही खाएगा। क्लाइमेट और ज्योग्राफी से डिसाइड होता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, कैसे ड्वेलिंग रहेंगे, कैसे फेस्टिवल्स मनाएंगे और क्या खाएंगे, ठीक है। चलिए, रोटी दाल एंड राइस इज स्टेपल फूड इन पीपल इन उत्तर प्रदेश। दाल चावल सब्जी वगैरह जो है, रोटी वगैरह जो है वो उत्तर प्रदेश का एक स्टेपल फूड है। मस्टर्ड ऑयल इज कॉमनली ऑयल यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया और इंडियन कुकिंग। ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो कुकिंग में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हेल्थ के लिए भी मस्टर्ड ऑयल काफी बेहतर होता है। अनसैचुरेटेड फैट होता है उसमें, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा ऑयल है। चलिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सुनामी। सुनामी पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है ना। मैं प्रिडिक्ट करता हूं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बनते जरूर है, ठीक है। मैंने ऑफलाइन बैच में बच्चों को बताया था कि सुनामी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर बनेगा। जिन बच्चों का एग्जाम सोशल साइंस का कंप्लीट हो गया है उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, और बच्चों को क्वेश्चन बना है, सुनामी पे क्वेश्चन बना है, मैंने प्रिडिक्ट किया था और वो क्वेश्चन बना। चलिए, द डिस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। डिस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल वेव्स जो होती हैं, जो कि समुद्र या सी या ओशियन से जनरेट होती है, उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी आर जनरेटेड एट द सी बॉटम ड्यू टू अर्थक्वेक हैविंग अ रेटिंग ऑफ 7 और मोर रिचर स्केल। हम सभी को पता है, बेसिक साइंस हमने पढ़ी है कि रिचर स्केल में हम मापते हैं 7 या 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो वो बड़ा नुकसानदायक भूकंप होता है। नाउ वोल्केनिक इरप्शन विद द सी और बाय अ लार्ज स्केल लैंडस्लाइड ऑन ओशियन फ्लोर, these waves travel very fast in circular pattern। ये बहुत तेजी से और सर्कुलर पैटर्न में चलता है और बीच में जितनी प्रॉपर्टी या ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको उड़ा करके लेके चला जाता है, तो बड़ा नुकसान होता है। खासकर सुनामी वगैरह का जो नुकसान है वो कोस्टल एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, उड़ीसा वगैरह का जो एरिया है, आए दिन या साल में एक आध दो बार तो ऐसे इंसिडेंट्स हम देखते हैं, काफी लोगों की जान जाती है, एनिमल्स वगैरह की जान जाती है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। सरकार को रिहेबिलिटेशन में वापस कितना रुपया खर्च करना पड़ता है इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। बड़ा डिस्ट्रक्टिव वेव होता है ये। चलिए, सो इन डीप सी, समुद्र के बिल्कुल गहराई में, these waves are not seen distinctly due to their shorter wave height। ध्यान रखना, ये जो बिल्कुल डीप में आप जाओगे ना समुद्र के, तो वहां ये वेव जनरेट नहीं होती है, शॉर्टर हाइट में होती है और समुद्र के कुछ ही लेवल से जनरेट होकर के और नुकसान करती है। नाउ मोर देन 2 लाख पीपल, ध्यान रखना, became victim of highly destructive tsunami occurred in India Ocean और Indian Ocean 26 दिसंबर 2004। श्रीलंका, इंडिया में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था 2004 में, जो 26 अक्टूबर को भूकंप आया था, आई एम सॉरी 26 दिसंबर को जो भूकंप आया था, बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव था। 2 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए थे, जान गई थी कई लोगों की और कहीं ना कहीं भयंकर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मॉडर्न इक्विपमेंट, a forecast and nearly exact time of the striking of tsunami can be predicted in future, more death can be prevented with due to precautions। ध्यान रखना, सुनामी जो है वो जनरली अभी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, साइंस वगैरह काफी डेवलप हो गया, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सुनामी कब आएगी और प्रिडिक्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं कि आसपास के एरिया में अलर्ट कर सकते हैं, लोगों को सेफली वहां से बाहर निकाल सकते हैं और आने वाले भविष्य के समय में हम कई लोगों की जान और कई प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो विज्ञान ने हमें ये चीज दी है, इसलिए यार बड़ा सल्यूट है साइंस को। चलिए, विथ tsunami warning, move to safer place away from sea coast, keep a radio handy and act according to the instruction received from the authorities। आपको अगर सुनामी की इंस्ट्रक्शन मिले, अलर्ट मिले, तुरंत स्टूडेंट्स आप लोग अपनी फैमिली के साथ सेफ प्लेस पर जाए, रेडियो अपने साथ कैरी करें ताकि रेडियो पर अथॉरिटीज के द्वारा आने वाली सारी इंफॉर्मेशन को आप फॉलो कर सके। जब तक आपको ना कहा जाए तब तक सेफ प्लेस से मूव करना नहीं है और उस जगह पे तो बिल्कुल ना जाए जहां पर सुनामी आने वाली है या फिर सुनामी करंटली चल रही होती है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स एंड सोसाइटी शुड बी कैरिड आउट कंसीडरिंग द सुनामी इम्पैक्ट। तो जो नए नए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह के, हॉस्पिटल वगैरह के, स्कूल वगैरह के करे जाते हैं, वो सारे कंस्ट्रक्शन कंसीडर या ऐसे बनाने चाहिए जो कि सुनामी के किसी सर्टेन मैग्नीट्यूड के झटके को सह सके, ठीक है। और आजकल जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंजीनियर्स की हेल्प लेते हैं और इसके साथ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। मैंग्रोव रिड्यूस द ओवरऑल इंपैक्ट। ध्यान रखना, मैंग्रोव जो है ना एक तरीके का सुंदरी पेड़ होता है, ये सुंदरवन में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल का एरिया है जहां पर खूब घने होते हैं,
आप इसकी वीडियोस वगैरह भी निकाल के देख सकते हैं कि कोस्टल एरिया में अगर हम मैंग्रोव ट्रीज लगा दे तो सुनामी से कई हद तक हम बच सकते हैं, ठीक है। बट हमने तो पेड़ काटना सीखा है, लगाना नहीं सीखा है। सरकार को इनिशिएट करना चाहिए, आम आदमी को इनिशिएट करना चाहिए, एनजीओ को इनिशिएट करना चाहिए कि कोस्टल एरिया पे मैंग्रोव्स यानी सुंदरी पेड़ लगाया जाए ताकि सुनामी और फ्लड से हम बच सके, ठीक है। तो ये इंपैक्ट को कम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके कुछ बच्चों का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एसएस हिस्ट्री बीसीडी सेक्शन, बेटा एसएस का हिस्ट्री बीसीडी सेक्शन ऑलरेडी हमने कवर कर दिया हुआ है। आप चैनल पे जाकर के सर्च करके और वीडियो को जरूर देखें। हिस्ट्री कवर हो चुका है स्टूडेंट्स, सिविक्स और ज्योग्राफी का पार्ट 1 भी कवर हो गया है, आज पार्ट 2 है। एसएस मैंने पूरा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो क्विकली रिवाइज करा दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो अगले सेशन में हम अगले और दूसरे सब्जेक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल व्यस्त चल रहा है, स्टिल मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, अपना समय निकाल रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप भी बड़े डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेशन को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नाउ भोपाल गैस ट्रेजेडी की हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की थी बच्चों, इस पर फिल्म भी बनी है। 1984 का ये एक भयंकर इंसिडेंट था जिसमें हजारों इनोसेंट लोगों की जान गई थी ड्यू टू गैस लीकेज। तो ये जनरली सेफ्टी प्रिकॉशंस न रखने का एक नतीजा था। सरकार ने कई तरीके की पॉलिसी बनाई, उस इंडस्ट्री पर बैन लगाया और जितने लोगों की डेथ हुई थी उनको कंपनसेशन भी दिया और कंपनी से दिलवाया था। वो केस आई थिंक सो अभी तक चल रहा है उस कंपनी पे और बड़ा लेंदी प्रोसेस है, कई लोगों को उसमें पनिशमेंट भी, जेल भी हुई थी। चलिए हम टू द पॉइंट आते हैं। द डिस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। ओके ये शायद आंसर सेम हो गया है, आई थिंक सो। देन ये शायद आंसर यहाँ सेम हो गया है। बट आप लोग ये जो क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसको एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग रीड कर लेना। 1984 का ये इंसिडेंट है, साथ ही भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयारी कर देना। आंसर शायद कॉपी पेस्ट हो गया है बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आशीर्वाद स्टडी सर्कल के नाम से ऑफलाइन बैच चलाया जाता है। अर्ली बर्ड्स बनिए, एडमिशन सिक्योर करवाइए, लिमिटेड सीट्स हैं। मैं हर लाइव सेशन में आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें इसका फायदा पहले मिले, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं तो आपको प्रायोरिटी पहले ही दी जाएगी। अगर आप लाइव सेशन से हमारे यहाँ आ रहे हैं तो आप आ करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। नाउ लाइव सेशन से जुड़ करके अगर आप आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका स्लॉट, आपकी सीट जरूर हम बुक रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आई थिंक सो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नेचुरल फार्मिंग फॉर हेल्थ। आपको गिव रीजन के क्वेश्चन है, नेचुरल फार्मिंग फॉर हेल्थ। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आज का सेशन आपको बड़ा मजेदार लगा होगा। यार एक बार कमेंट करके बता दो आज का सेशन कैसा लगा। यह आखिरी क्वेश्चन हमारा होने वाला है। नेचुरल फार्मिंग डज नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। ध्यान रखना, नेचुरल फार्मिंग में हम किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं। इट प्रोड्यूसेस केमिकल फ्री फूड विच इज सेफ फॉर कंजप्शन। ये इसका पर्पस जो है नेचुरल फार्मिंग का कि किसी भी वेजिटेशन को, किसी भी क्रॉप को, अनाज को, सब्जियों को, फल को, इन सभी को हम केमिकल फ्री उगाएं और कंजप्शन के लिए बिल्कुल हेल्दी और सेफ रहे। द फूड इज प्योर एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिक
सब्सटेंसेस। ध्यान रखना, जो जहरीले पदार्थ हैं उससे फ्री रहता है ये फ्रूट्स, ये वेजिटेबल। सो हम नेचुरल फार्मिंग इसलिए यूज करते हैं या प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करते हैं। नाउ नेचुरली ग्रोन क्रॉप्स आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ध्यान रखना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए जैसे विटामिन वगैरह, मिनरल वगैरह मिलते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स का हो सके और शरीर का भी हो सके। इंप्रूव द इम्यून सिस्टम, अगर आप नेचुरल फार्मिंग वाला फूड खाते हैं, इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट रहेगा, बीमार पड़ने की काफी कम चांसेस रहेंगे। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। केमिकल वाला खाते हो तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, नेचुरल फार्मिंग वाला फूड खाओ, सीरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल इको फ्रेंडली है, मतलब एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए भी काफी सेफ होता है। केमिकल फार्मिंग की वजह से एयर है, सॉइल है, साथ ही साथ जो आपका वाटर है वो पोल्यूट होता है स्टूडेंट्स। तो केमिकल फ्री फार्मिंग यूज करें, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। नाउ मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्वालिटी। नेचुरल फार्मिंग आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। केमिकल्स के यूज से स्टूडेंट्स मिट्टी जो है वो मर जाती है, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इट प्रोटेक्ट्स, नेचुरल फार्मिंग क्या प्रोटेक्ट करता है? एयर वाटर फ्रॉम पोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, नेचुरल फार्मिंग से हवा, पानी और मिट्टी तीनों स्वस्थ रहेंगे, तीनों पोल्यूशन से फ्री रहेंगे। फ्रेश जो फूड होता है स्टूडेंट्स वो फ्रेश होता है, टेस्टी होता है, क्लोज टू इट्स नेचुरल फॉर्म, मतलब वो बिल्कुल अपने प्राकृतिक रूप में रहता है। अच्छा स्मेल यानी नेचुरल फ्रेग्रेंस के साथ, अच्छे टेस्ट के साथ, और बिल्कुल फ्रेश होता है नेचुरल फार्मिंग का यूज करने से। आर्टिफिशियल केमिकल्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ध्यान रखना, हम जितना ज्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे, हार्मोनल चेंज होता है, नई नई तरीके की बीमारियां होती है। नेचुरल फार्मिंग से जो वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उससे आपका हार्मोनल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेलबीइंग। तो नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करता है एक स्वस्थ जीवन और साथ ही साथ वेलबीइंग। ये थे आपके इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो कि टू द पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको चीजें समझ में क्लियरली आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगेन। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले सेशन में मिलेंगे हम, इसी तरीके से धमाकेदार रिवीजन सेशन लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगले सेशन में मिलेंगे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।